नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई दौरे पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल के समर्थन में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने मुंबई की सभी सीटों पर जीत का दावा भी किया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। मुंबई में पूरी लहर है और मैं अनेक कार्यक्रमों में आज मुंबई में शामिल हुआ हूं। मुझे दिख रहा है कि हर वर्ग के लोग आगे आ रहे हैं, लोगों में उत्साह है। मतदान को लेकर एक बड़ी जिज्ञासा है। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर वर्ग अपना समर्थन दे रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही है, बड़े बुजुर्ग नौजवान सारे के सारे लोग इसमें भाग ले रहे हैं और बड़ा मतदान भी होगा और बड़ी जीत भी आऊंगा। देखिए, मोदी जी तो हमेशा विकास की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन जो इनकी सच है वो देश को बताया जा रहा है कि इन्होंने किस प्रकार से तुष्टीकरण का ये षड्यंत्र कर रहे हैं, किस प्रकार से तुष्टीकरण करते रहे हैं, किस प्रकार कर्नाटका में इन्होंने ओबीसी का, अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण एक वर्ग विशेष के लोगों को दे दिया है। इस प्रकार इन्होंने अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लागू करने की बात कही है। किस प्रकार सरिया कानून देश के अंदर लागू करना चाहते हैं, जब ये बात बताई जा रही है, सच्चाई बताई जा रही है, तो ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। उधर चुनाव प्रचार के लिए मुंबई पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से अपने अलग अंदाज में दिखे। दरअसल सीएम धामी ने जुहू बीच में सुबह की सैर की और इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से बातचीत भी की। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला। उधर मसूरी में नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता की बैठक हुई और इस मौके पर टिहरी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी नगर निकाय के चुनाव के लिए तैयार होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी एक सीट से एक व्यक्ति को टिकट देती है, ऐसे में जिन लोगों को टिकट ना मिले वे लोग भी नाराज ना होकर पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करें। आज शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ बैठक आयोजित की गई। स्थानीय निकाय चुनाव कभी भी हो सकते हैं, उसके लिए आप कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर आवेदन भी लिए जा रहे हैं, आवेदन भी हो रहे हैं। और जहाँ तक वोटर लिस्ट का सवाल है, तो मेरा तो ये मानना है कि ये सिर्फ सरकारी समय का और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। कभी कोर्ट के माध्यम से ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, कभी व्यक्ति विशेष के माध्यमों से ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। पिछली बार भी वो निराधार थे और निरस्त किए गए। अब कोर्ट के माध्यम से फिर निकाया, फिर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस तरह सिर्फ वोटर भी लगातार परेशान हो रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ उन ऑब्जेक्शन लगाने वालों से कि मसूरी का स्थानीय निवासी आप बता दीजिए कि मूल निवासी कौन है। हर कोई कहीं ना कहीं किसी पैतृक गांव से आया हुआ है और वो अपने पैतृक गांव से किसी भी तरह से अपना रिश्ता नाता नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसकी पैतृक संपत्ति, उसकी खाता कतौनी, उसके परिवार रजिस्टर वहां पर है। कांग्रेस एक संगठन है और संगठन में ही शक्ति है और कांग्रेस एक सिद्धांत है। हमने सभी कार्यकर्ता साथियों को कहा है कि भाई हम सब लोग कांग्रेस के लिए काम करते हैं, कांग्रेस की नीतियों को जो है आम जन तक पहुंचाते हैं और इसमें हम सब लोगों की भागीदारी है। चुनाव कोई भी आए, चुनाव स्थानीय हो या विधायक का हो या सांसद का हो, चुनाव सांसद का लड़ा जाता है, विधायकी का लड़ा जाता है, स्थानीय निकाय का लड़ा जाता है। इसका स्वरूप यही है कि जिस संगठन में शक्ति हो, जिन कार्यकर्ताओं में जो है क्षमता होती है, वो लोग जो हैं किसी भी चुनाव को मुस्तैदी के साथ लड़ सकते हैं और जिता सकते हैं। यहाँ स्थानीय निकाय के जब चुनाव की बात आई तो हमने संगठन से आग्रह किया कि भाई आप सब लोग जो है मुस्तैदी के साथ जो है इस प्रक्रिया को शुरू करिए। चुनाव जब भी होंगे तब भी, पर कार्यकर्ता को जो है थोड़ा सा मुस्तैदी के साथ खड़े होने और आम जन लोगों तक जाने की बात हमने इनको बताई। अगर आप लोग जो है आम जनता के मुद्दों के साथ खड़े होंगे तो कोई आपको जो है झुकना नहीं सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता।
उधर गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में पेयजल संकट गहराने लगा है और ऐसे में देहरादून के कई इलाकों में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए अब पेयजल योजना का कार्य चल रहा है, लेकिन इस योजना के लिए पेड़ों का कटान होना एक गंभीर समस्या है। वहीं इस मामले पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पेड़ों का कटान एक बड़ा विषय है, हम इस संबंध में अन्य विकल्प खोजने का प्रयास कर रहे हैं। की जानकारी ली थी, वहां पर कोई पेयजल योजना को लेकर संभवतः एक पेड़ काटने की बात आ रही है और मेरा भी यह मानना है कि प्रकृति का इस तरह का दोहन, इससे हमको बचना चाहिए। और अधिकारियों से मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा, और मेरी बात होगी मुख्यमंत्री से, मैं उनसे भी बात करूँगा कि अगर कोई और विकल्प होते हों तो उन पर विचार करें, और नहीं है तो पानी तो लोगों को पिलाना ही है, क्योंकि पानी के बिना तो जग सूना, क्यों साहब? तो पानी भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हवा के बाद पानी एक बड़ी आवश्यकता है जो व्यक्ति के जीवन की बचाती है, और पानी के लिए त्राइमाम होता है। जो गर्मियाँ चल रही हैं, आप ही लोग तमाम बार पानी को लेकर सरकार को घेरते दिखते हैं मुझे, तो आखिर उसकी समाधान करना है। अगर उसका कोई विकल्प नहीं है तो फिर उसका समाधान ये है कि अगर वहाँ पर 9,000 पेड़ कट रहे हैं तो कम से कम 25,000 पेड़ लगे और उसकी व्यवस्था हम करें ताकि उसकी भरपाई की जा सके, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर कोई विकल्प नहीं है तो फिर उसकी ओर जाना पड़ेगा, लेकिन पहले विकल्प तलाशने का प्रयास करना चाहिए। उधर आपको बता दें कि पेड़ों के कटान को रोकने के लिए दरअसल प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस हीरा सिंह बिष्ट और कांग्रेस के मीडिया समन्वयक राजीव मंत्री खलंगा पहुंचे, जहां पर उन्होंने वन कटान का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पेड़ों को काटने की साजिश रची जा रही है, जिसका कड़ा विरोध किया जाएगा। पेड़ पर्यावरण को बचाने के साथ ही ऑक्सीजन देने का काम भी करते हैं, लेकिन सरकार विकास के नाम पर पेड़ों पर आरी चला रही है। ये बड़ा चिंताजनक सूचना मिली कि यहाँ पर लगभग 19-20 हजार पेड़ काटकर बड़ा डैम कोई पानी का बनाया जा रहा है। तो पहले तो मैं उन अधिकारियों का दिवालियापन कहूँगा कि जिन्होंने योजना बनाई और जो बाहर प्रचार हुआ कि 18-20 हजार पेड़ कटेंगे तब यहाँ प्रोजेक्ट बना जाएगा। ये मानव जीवन को संरक्षित सुरक्षित रखने की एक जगह है, ये पर्यावरण है, ये ऑक्सीजन हमको देती है, ये जंगल है जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखती है, हमें गर्मी से बचाती है, हमें जल संकट से बचाती है। इसकी गंभीरता क्यों लेते? ये पूरा सौंदर्य बर्बाद करने की साजिश हो रही है। देहरादून से देखो तो रायपुर से लेकर नाला पानी तक ये जंगल, एक जंगल दिखाई देता है सालों का। कितने सालों में पेड़ खड़े हुए, आप इनको काटने की साजिश क्यों कर रहे भाई? कहाँ गया वन अधिनियम 1980 जो बहुत रिजिड है, बहुत सख्त है, बहुत कठोर है। मैं भी अपने खेत से पेड़ काटूंगा तो मुझे परमिशन लेने दिल्ली फाइल भेजनी पड़ती है, साल का अगर एक पेड़ काटूंगा, और आप हजारों पेड़ रौंदने की बात कर रहे हैं। बरसात में पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया, क्यों बनाए जा रहे प्लॉट्स, क्यों जंगल काट रहे हैं? तो अगर हम ये नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ही दुख की बात है। हमारे जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि जिन्हें हमने वोट देके चुना है, हम उनसे ये विनती करेंगे कि वो आए, हमारी बात सुने। हमको ये नहीं चाहिए, आप ये हमारे लिए कर रहे हैं। ये जो सारा डेवलपमेंट है जनता के लिए किया जा रहा है, तो जनता इसको रिजेक्ट कर रही है। जनता कह रही है कि प्लीज पेड़ मत काटिए, सुंदर सा मंदिर है, सुंदर सी ये जो पर्यावरण की यहाँ पर इतना धरोहर है हमारी, उसको नष्ट मत करिए। उधर चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसको लेकर सिविल अस्पताल रुड़की ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी मरीज नहीं मिला है। वहीं सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं ताकि मरीजों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकारी तरफ निर्देश मिले हैं। मेन तो अभी हमने पूरा जोर अपना हीट स्ट्रोक पे लगा रखा है कि कोई भी लू लगा मरीज, उल्टी, दस्त, पानी की डिहाइड्रेशन का पेशेंट ना हो। जो भी हो उसको तुरंत इमरजेंसी में ही भर्ती कर उसका उपचार किया जाए। और डेंगू और चिकनगुनिया के संबंध में भी और मलेरिया के संबंध में भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं और सभी चिकित्सकों को निर्देशित कर दिया गया है कि अगर कोई भी पेशेंट आपको बुखार का मिले तो उसकी प्रॉपर जांच कराकर उसका तुरंत उपचार किया जाए और उसकी सूचना मेरे तक पहुंचा दीजिए। सर, आपकी किस तरह की व्यवस्था है? वार्ड वगैरह अलग से बनाएंगे क्या?
अभी तो हमारे पास में 6 बेड का हमने आइसोलेशन वार्ड बना रखा है, लेकिन और 40 बेड का हमारे पास जनरल वार्ड है, मेल वार्ड। अगर हमें व्यवस्था का कमी पड़ी, मरीज ज़्यादा हुए, तो हमारा जो कोविड वार्ड है हम चालू कर देंगे। अब हमारे पास पर्याप्त संख्या में स्टाफ नर्सेज और वार्ड बॉय हमारे पास अब कुछ हो गए हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अगर आवश्यकता पड़ेगी तुरंत चालू कर देंगे। उधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं ऋषिकेश में डीएम सोनिका के निर्देश पर यात्रियों की सुविधा के लिए पंजीकरण काउंटर बनाए गए हैं और अब इनकी संख्या बढ़ाई गई है। पंजीकरण काउंटर बढ़ाने से यात्रियों को जहां पर रजिस्ट्रेशन में सहूलियत हो रही है, वहीं काउंटर पर भीड़ भी कम हो गई है। इसके अलावा डीएम सोनिका ने ट्रांजिट कैंप और आईएसबीटी पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थित यात्रा बनाए रखने के भी निर्देश दिए। उधर चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में व्यवस्था की गई है, जिसका डीएम धीराज सिंह गब्रियाल ने निरीक्षण किया। बता दें आपको कि डीएम धीराज सिंह गब्रियाल ने रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर जाकर व्यवस्था को परखा और रजिस्ट्रेशन करा रहे यात्रियों से बात कर उनकी समस्या को भी जाना। ऋषिकुल से ये सुविधाएं हम लोग प्रदान कर रहे हैं। पहले काउंटर 8 काउंटर लगते थे, लगभग 20 काउंटर लगा दिए हैं। थोड़ा काउंटर्स में भीड़ भाड़ बहुत है, तो उसके लिए एसपी सिटी को हमने ये बोला कि कम से कम लाइनिंग प्रॉपर लाइन लगे और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको प्राथमिकता पहले दें। ऐसे बुजुर्ग पुरुष या महिलाएं जो भी हैं उनको प्राथमिकता दें। उधर विश्व प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा का शुभारंभ हो गया है। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से संचालित आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा शुरू हो गई है। आदि कैलाश यात्रा में जाने वाले पहले दल में देश के विभिन्न राज्यों के 49 यात्री शामिल हैं। यात्रा के लिए अभी तक 500 से ज्यादा यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। पहले दल में उत्तर प्रदेश के 13, दिल्ली के 11, पश्चिम बंगाल के 6, ओडिशा के 5 यात्री शामिल हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के भी 2-2 यात्री शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि इस यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास भी कर रही है। आदि कैलाश के लिए भी मार्ग को सुगम बनाने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। और जैसा हम देख रहे हैं अभी कि 4 धामों में पिछली बार से भी बहुत बड़ी मात्रा में तीर्थ यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया है। और जैसे 10 तारीख को श्री गंगोत्री धाम के, श्री यमुनोत्री धाम के, श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुले और 12 तारीख को श्री बद्रीनाथ धाम जी के कपाट खुले हैं। तो पहले ही दिनों में बहुत बड़ी मात्रा में तीर्थयात्री आए और प्रशासन को भी उन तीर्थ यात्रा को कंट्रोल करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो मैं समझता हूं कि आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग आने वाले हैं। और जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, जैसे जैसे जो है सुगमता हो रही है, उस सुगमता के हिसाब से निश्चित रूप से यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। बहुत खुशी हो रही है, ऐसा मौका मिल रहा है, हम तो सोच भी नहीं सक रहे थे। इतना आनंद आ रहा है कि बस पूछिए मत कि हमने क्या पा लिया है कि मैं जा रही हूँ। मैंने मानसरोवर भी किया है, तो मेरा ये भी इच्छा पूरी हो गई कि मैं आदि कैलाश और ओम पर्वत जा रही हूँ। और मेरे को यात्रा करने का शौक है। मैंने पहले अमरनाथ भी की है, कैलाश ऑफ साउथ भी किया है 2 बार, और मैं इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साही हूँ। और कुमाऊं मंडल विकास निगम का बहुत आभारी भी हूँ कि बहुत अच्छे से यात्रा कराते हैं। हम चाहते हैं सभी यात्रा की यात्रा अच्छी से कुशल मंगल पूरे हो। आई एम वेरी एक्साइटेड और यहाँ पर आने के बाद इतने सारे सभी को देख के उनका एक्साइटमेंट हैज़ एडेड टू माई एक्साइटमेंट and I'm hopeful that we will all enjoy and fulfill all our desires of visiting to such a pilgrimage. ऐसे मैं मानसरोवर भी आया हूँ, लेकिन मन बहुत दिन से था कि आदि कैलाश जी और ओम पर्वत जी का दर्शन करूँ। और मोदी जी ने और ज़्यादा हम लोगों को उत्साह दिया कि भाई जाना चाहिए, अपना धर्म स्थान है, तो इसीलिए हम लोगों ने प्लानिंग बनाया कि आज लोग दर्शन करने जा रहे हैं। हम आदि कैलाश तो हम पहली बार जा रहे हैं। वैसे हम उत्तराखंड की कई यात्राएं कर चुके, 4 धाम कर चुके, 12 ज्योतिर्लिंग कर दिया, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, नेपाल, ये सब कर लिया। पर यहाँ जाने के लिए हम मोदी साहब से बड़े प्रेरित हुए थे। उनका जब हमने देखा वो आदि कैलाश गए हैं, तो लास्ट ईयर से ही हमने यहाँ बुकिंग करा रखी थी कि हम जरूर जाएंगे।
क्या परम आनंद अपना अनुभव कर रहा हूँ। परम आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम देखा, उनको पार्वती कुंड के ऊपर जब उनको टच करते ओम आकार के पर्वत देखा, उसी दिन से हमने अपनी ये यात्रा का मतलब मन में सोच लिया था कि हमें यात्रा पे जाना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के मंगलौर और जबरेड़ा क्षेत्र में रात के अंधेरे में बेखौफ खनन माफिया लगातार खनन को अंजाम दे रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मामले को गंभीरता से लेकर इस पर कार्रवाई की जाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस पर रोक लग सके। एप्लीकेशन डालेंगे कि कितनी कार्रवाई हुई खनन की, आप देखेंगे हमारे यहाँ से रोज़ कोई ना कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक पकड़ा जा रहा है, चालान भी किए जा रहे हैं, जो भी हो रहा है। हमारी यही अपील है कि कहीं पे भी अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो ज़रूर हमें बताएं। हमारे जो रेवेन्यू टीम है ज़रूर वहाँ पे जाके चेक करेंगी और पकड़ेगी। हम रात को कई बार 12 बजे भी उठाते हैं फ़ोन, 12:30 बजे भी उठाते हैं। आप चेक कर सकते हैं, रोज़ कोई ना कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक पकड़े जा रहे हैं। तो जहाँ से भी अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आ रही है तो हमारा बहुत स्ट्रिक्ट वो है कि कहीं से भी कोई कंप्लेंट आएगी तो ज़रूर रेवेन्यू की टीम रात को पहुँचेगी वहाँ पर। उधर देहरादून में ई रिक्शा की संख्या के साथ ही अब ई रिक्शा चालकों की मनमानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दरअसल शहर के कई मुख्य चौराहों पर ई रिक्शा चालक सवारी बैठाने के लिए कई रिक्शे यहां पर लगाते हैं और जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित भी हो जाता है। इस पर अब आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा है कि देहरादून के 7 रूटों पर ई रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित किया गया है और अगर ई रिक्शा प्रतिबंधित रूटों पर पाए जाते हैं तो फिर पुलिस द्वारा उनका चालान किया जाता है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे ऐसे 7 रूट हैं देहरादून के अंदर जिनको कि जहां पर उनका संचालन बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर ये ई रिक्शा इन्हीं रूटों पर चलते हुए पाए जाते हैं तो इनका पुलिस के माध्यम से चालान होता है। पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपए, दूसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रुपए और तीसरी बार पकड़े जाने पर 2000 रुपए और इनका जो ई रिक्शा का लाइसेंस है वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई कम उम्र का बच्चा ई रिक्शा चलाता हुआ पाया जाता है तो उसमें हम लोग जो गाड़ी का ओनर है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और वो जुर्माना 25,000 रुपए तक का होगा। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, ई रिक्शा का संचालन डोर टू डोर कनेक्टिविटी देने के लिए किया गया है। नेशनल हाईवे, मेन हाईवे या ऐसे मार्ग जो जहां पर वो 8 से 8 बजे तक प्रतिबंधित है, किसी भी तरीके से इनका संचालन ना किया जाए, अन्यथा की स्थिति में इस पर कड़े कार्रवाई करी जाएगी। चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।